एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास को काफी गहराई से एक व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछले सत्र में हमने बाबर पर बात की थी, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। हाँ, बाबर का दौर हमने कवर किया था। और आज हमारा ध्यान रहेगा दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं पर। हुमायूं, हाँ। हमारा इरादा यही है कि हुमायूं के दौर को मतलब हर पहलू से देखें, वो सारी जानकारी जो सरकारी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। हाँ, चाहे वो एमसीक्यूज हों या फिर मेंस के लिए जो एनालिटिकल समझ चाहिए होती है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि फैक्ट्स भी कवर हो जो सीधे एमसीक्यूज में आते हैं और एनालिसिस भी हो मेंस के लिहाज से। हाँ, ताकि कोई भी जरूरी बात छूटे नहीं, एक मुकम्मल तस्वीर बन सके। जी, हमारा लक्ष्य यही है कि सारी जानकारी एक जगह मिल जाए। तो फिर शुरू करते हैं हुमायूं के सफर से। पूरा नाम तो था नासिर उद्दीन मोहम्मद। बाबर था बेटा। 1508 में काबुल में जन्म हुआ और 1530 में, मतलब काफी कम उम्र में, 22 साल में ही तख्त पर बैठ गया। हाँ, और उसका जो शासनकाल है वो बड़ा दिलचस्प है। 2 हिस्सों में बटा हुआ। 2 हिस्सों में। हाँ, पहला दौर था 1530 से 1540। फिर एक लंबा गैप आया 15 साल का। 15 साल। हाँ, निर्वासन का दौर। और फिर वापसी हुई 1555 में, पर वो सिर्फ 1 साल ही टिक पाया, 1556 तक। और इस कहानी में शेरशाह सूरी का बड़ा रोल है। बिल्कुल, शेरशाह सूरी ने ही उसे पहले दौर में हराया था। अच्छा, हुमायूं के मिजाज के बारे में क्या सुनने को मिलता है? कहते हैं काफी पढ़ा लिखा था, कला प्रेमी। हाँ, ये बात सही है। वो काफी सुसंस्कृत था, शायर भी था, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित, इन सब में रुचि रखता था। लेकिन फिर शासक के तौर पर वहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। मतलब इतिहासकार मानते हैं कि शासक के तौर पर शायद वो उतना मजबूत नहीं था। अच्छा। हाँ, फैसले लेने में कमजोरी, लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा, अपने भाइयों से ही नहीं निपट पाया। भाइयों से भी? हाँ, कामरान अस्करी, हिंदाल और कुछ स्रोत जैसे तारीख़ रशीदी, उसमें तो उसकी अफीम की लत का भी जिक्र है। खुद बाबर ने भी बाबरनामा में लिखा है कि बहादुर तो है पर फैसला लेने में थोड़ा ढीला है। तो मतलब 1530 में जब गद्दी मिली तो विरासत आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। साम्राज्य भी नया नया था, जमा नहीं था। गुजरात में बहादुर शाह एक बड़ा खतरा था। और पूरब में? पूरब में अफगान, खासकर बिहार में शेर खान सूरी, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ। और उसने खुद भी कुछ मुश्किलें बढ़ाई, जैसे भाइयों में इलाके बांट देना। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। वो तैमूरी परंपरा थी कि जायदाद बेटों में बटेगी, तो उसने कामरान को काबुल और पंजाब दे दिया। अहम इलाके थे। बहुत अहम। अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर। इससे हुआ ये कि ताकत बढ़ गई और भाई आपस में ही लड़ने लगे। हुमायूं की अपनी स्थिति कमजोर हो गई। बात में ही कह सकते हैं। शायद वो भाइयों को खुश रखना चाहता था, पर नतीजा उल्टा निकला। और यही फिर शेर खान सूरी, जो बाद में शेर शाह बना, उसकी एंट्री होती है। बिल्कुल। अब शुरू होता है असली टकराव। 2 बड़ी लड़ाइयां हुई। हाँ, पहली चौसा की लड़ाई है ना, 1539 में। हाँ, जून 1539, चौसा का युद्ध। गंगा के किनारे शेर खान ने यहाँ गजब की चालाकी दिखाई। क्या हुआ था वहां? उसने सुबह सुबह एकदम भोर में हमला किया। मुगल सेना शायद तैयार नहीं थी, कुछ बेफिक्री में थी, और ऊपर से भारी बारिश हो गई। तो सब गड़बड़ हो गया। हाँ, पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। हुमायूं की फौज बुरी तरह हारी। वो खुद भी जान बचाकर भागा। वो भिश्ती वाली कहानी इसी लड़ाई से जुड़ी है। हाँ, वही। कहते हैं निजाम नाम के एक भिश्ती ने अपनी मश्क फुलाकर उसे गंगा पार कराई थी। और शेर खान? शेर खान की ये निर्णायक जीत थी। इसी के बाद उसने शाह का खिताब लिया, खुद को बादशाह घोषित कर दिया। और फिर अगले ही साल 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। हाँ, कन्नौज। हुमायूं ने शायद बदला लेने की कोशिश की, अपनी फौज फिर से जमा की। लेकिन नतीजा और भी बुरा निकला। कन्नौज में हार चौसा से भी ज्यादा बड़ी थी। इस बार तो मतलब हुमायूं को भारत छोड़ के ही भागना पड़ा। यहीं से निर्वासन शुरू हुआ। हाँ, 1540 की कन्नौज की हार के साथ ही हुमायूं के पहले दौर का शासन खत्म हुआ और शुरू हुआ उसका 15 साल लंबा निर्वासन। 15 साल? ये तो बहुत लंबा समय है, तख्त से दूर, एक भगोड़े की तरह। क्या हुआ इस दौरान? बहुत मुश्किल दौर था। पहले तो वो सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानों में भटकता रहा, कोई ठिकाना नहीं, कोई मदद नहीं। और अकबर का जन्म भी इसी दौरान हुआ। हाँ, इसी भटकन के बीच 1542 में अमरकोट के राजपूत किले में राणा वीर साल ने उसे पनाह दी थी। वहीं हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। सोचकर भी अजीब लगता है, शहजादे का जन्म हो रहा है और पिता? नहीं, आखिर में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो फारस पहुंचा।
ईरान। फारस के शाह तहमास्प के पास। हाँ, शाह तहमास्प अव्वल। उसने पनाह तो दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त? वो शिया धर्म वाली बात। हाँ, कहते हैं शाह ने मदद के बदले हुमायूं से कुछ समय के लिए शिया इस्लाम कबूल करने को कहा। और हुमायूं मान गया। मजबूरी थी, उसे मदद चाहिए थी, तो उसने हाँ कर दी। हालांकि वो सुन्नी था। बदले में शाह ने उसे करीब 12,000 सैनिक दिए। यही सेना उसकी वापसी का आधार बनी। बिल्कुल। इस निर्वासन की जो मुश्किलें थीं, उसका जिक्र गुलमदन बेगम ने हुमायूंनामा में किया है। जोहर आफ्ताब बची ने तज़किरातुल वाक़ियात में बहुत तकलीफें झेली उसने। और वो अफीम वाली बात भी शायद इसी दौर से जुड़ी है। हाँ, तारीख़ रशीदी में मिर्ज़ा हैदर लिखता है कि शायद इन मुश्किलों में वो और ज्यादा अफीम का आदी हो गया था। तो फारसी मदद से वापसी हुई। जी, शाह की फौज लेकर उसने पहले काबुल पर कब्जा किया। वहां उसका भाई कामरान था। कामरान, जिससे पहले भी दिक्कतें थी। हाँ, तो 1555 तक उसने कामरान को हराया और फिर उसे अंधा करवा दिया। ये तो बहुत क्रूर लगता है। उस जमाने की सियासत ऐसी ही थी, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना जरूरी समझा जाता था। खैर, काबुल को बेस बनाकर उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। और सूरवंश का क्या हुआ तब तक? शेरशाह तो नहीं रहा था। नहीं, शेरशाह की मौत 1545 में ही हो गई थी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, आपस में लड़ रहे थे। हुमायूं ने इसी का फायदा उठाया। तो कौन सी लड़ाई में वापसी हुई? सर हिंद की लड़ाई 1555। इसमें उसने सिकंदर सूरी को हराया और इस जीत में उसके सबसे भरोसेमंद आदमी बैरम खां का बड़ा हाथ था। बैरम खान, जो बाद में अकबर का संरक्षक बना। वही बैरम खां। तो सरहिंद की जीत के साथ ही 15 साल बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठा। लेकिन ज्यादा समय नहीं मिला उसे। हाँ, मुश्किल से 7-8 महीने ही राज कर पाया दोबारा। उसने कोशिश तो की प्रशासन को जमाने की, बैरम खान जैसे लोगों की मदद से। हाँ, बैरम खान और दूसरे वफादार अमीर, जिनमें कई फारसी मूल के थे, जो निर्वासन में उसके साथ थे। इसका एक असर ये भी हुआ कि मुगल दरबार पर फारसी प्रभाव काफी बढ़ गया। अगर हम उसके पूरे शासनकाल को देखें, दोनों हिस्सों को मिलाकर, तो उसका प्रशासन कैसा था? कोई खास सुधार किए? देखिए, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि प्रशासनिक रूप से वो बहुत कामयाब नहीं रहा। क्यों, क्या वजह थी? एक तो वही भाइयों में इलाके बांटना, जिससे केंद्र कमजोर हुआ। फिर शायद उसकी अपनी शख्सियत, फैसले लेने में हिचकिचाहट, पक्षपात के भी आरोप लगते हैं। और वो ज्योतिष वाला प्रयोग? हाँ, वो तो बड़ा अजीब था। प्रशासन को 12 विभागों में बांट दिया। हर विभाग एक ग्रह या नक्षत्र से जुड़ा हुआ। ये तो मतलब चल ही नहीं सकता था। हाँ, सही में अजीब है। लगान वगैरह के लिए मोटे तौर पर वही पुराने लोधी तरीके चलते रहे। जमीन की पैमाइश शुरू करवाने की कोशिश हुई, पर वो ठीक से लागू नहीं हो पाई। तो मतलब शेरशाह जैसे सुधार नहीं कर पाया वो? बिल्कुल नहीं। शेरशाह का प्रशासन बहुत ज्यादा कुशल और व्यवस्थित था। खासकर उसके छोटे से कार्यकाल को देखते हुए हुमायूं की तुलना में वो कहीं आगे था। निर्वासन का असर प्रशासन पर कैसा रहा? फारसी प्रभाव बढ़ा? हाँ, ये एक बड़ा असर था। बहुत से ईरानी अमीर, विद्वान, कलाकार उसके साथ आए। दरबार की भाषा, तौर तरीके, सब पर फारसी रंग चढ़ गया। उसने खुद कला और साहित्य को संरक्षण दिया, दीन पनाह में पुस्तकालय बनवाया। लेकिन ओवरऑल केंद्रीय नियंत्रण ढीला ही रहा। अब बात करते हैं धर्म की। उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? उदार था या कट्टर? आमतौर पर उसे बाबर के मुकाबले कम कट्टर माना जाता है। ऐसा क्यों? शायद सूफी संतों का असर रहा हो। फिर निर्वासन में शियाओं के संपर्क में आया। उसकी अपनी रुचि भी ज्योतिष और रहस्यमयी चीजों में थी, जो कट्टरपन से मेल नहीं खाती। तो उसे उदार कह सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उसने तौहीद इलाही जैसा कुछ शुरू करने की सोची थी, जो शायद अकबर के दीन इलाही की तरह था। लेकिन फिर कुछ क्रूरता की मिसालें भी तो हैं। बिल्कुल हैं। जैसे जब वो वापस आया तो पंजाब में अफगानों का कत्लेआम, भाई कामरान को अंधा करवाना और मंदिर वगैरह। हाँ, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में बंगाल और गुजरात अभियानों के दौरान मंदिर लूटने या तोड़ने का जिक्र मिलता है। कालिंजर के किले पर हमले के वक्त भी ऐसी बात आती है। जजिया कर भी लगाया? हाँ, कभी कभी लगाया। तो मतलब तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। और वो अफीम वाली बात, उसका असर फैसलों पर पड़ा होगा। जाहिर है, अगर वो लत थी तो उसके फैसले अनियमित हो सकते थे। हो सकता है गुस्से में या अजीब मूड में कुछ ऐसे काम किए हों जिनसे प्रजा को तकलीफ हुई हो। तो मिला जुला मामला लगता है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ उदारता और रहस्यवाद में रुचि, दूसरी तरफ सियासी जरूरत या शायद निजी सनक के कारण क्रूरता और धार्मिक स्थलों को नुकसान।
पर यह भी याद रखना होगा कि उसने हिंदुओं से मदद भी ली, जैसे अमरकोट के राणा से। कोई बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के सबूत नहीं मिलते। शायद यही मिला जुला माहौल था जिसने अकबर की सुलह कुल नीति की जमीन तैयार की। हो सकता है अकबर ने शायद अपने पिता के दौर की अस्थिरता और इन विरोधाभासों को देखा होगा और एक अलग रास्ता चुना होगा। जब हुमायूं बादशाह था या निर्वासन में था, तब बाकी भारत में क्या चल रहा था? देखिए, जब हुमायूं शुरू में आया तो भारत काफी बटा हुआ था। फिर शेरशाह का दौर आया 1540-45। उसने उत्तरी भारत को एक मजबूत शासन दिया, बड़े सुधार किए। सड़कें, मुद्रा, हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड, रुपया, ये सब उसी की देन है। जब हुमायूं बाहर था तो गुजरात, मालवा, बंगाल जैसे इलाके आजाद हो गए थे। सूरवंश के तहत अफगानों की ताकत बढ़ी थी, पर शेरशाह के बाद वो आपस में ही लड़ने लगे। और समाज और अर्थव्यवस्था? समाज में देखिए, लड़ाइयों के कारण हिंदू मुस्लिम तनाव तो था ही, लेकिन साथ साथ भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। कबीर, नानक, ये सब सद्भाव की बात कर रहे थे। दरबारों में फारसी कल्चर का असर बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था तो मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित थी। शेरशाह की सड़कों से व्यापार को कुछ फायदा हुआ होगा, हुमायूं के युद्धों ने नुकसान भी किया होगा। और फारस से शायद कुछ नई चीजें भी आईं। हाँ, शायद कुछ नई फसलें, कलाएं, तकनीकें, ये सब असर हुआ होगा। और आखिर में उसकी मौत, वो भी बड़ी अजीब थी। हाँ, एकदम अचानक, और एक तरह से उसकी पूरी जिंदगी की तरह ही, मतलब अस्थिर। क्या हुआ था? जनवरी 1556 की बात है। दिल्ली में अपने ही बनवाए दीन पनाह किले में, जिसे आज पुराना किला कहते हैं, हाँ, वो अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी पास की मस्जिद से अजान हुई। अच्छा। कहते हैं अजान सुनकर वो वहीं झुकने या बैठने लगा और पैर फिसल गया, सीढ़ियों से लुढ़क गया। ओह। जोहर आफ्ताबची वहीं मौजूद थे। उन्होंने ये लिखा है, अबुल फजल के मुताबिक सिर पर गहरी चोट लगी और उसी से मौत हो गई। और मौत की खबर छुपाई गई थी। हाँ, करीब 17 दिन तक, ताकि आराम से अकबर की ताजपोशी हो सके। वो तब सिर्फ 13 साल का था। डर था कि खबर फैलने से बगावत ना हो जाए। तो ये थी हुमायूं की कहानी का अंत। हाँ, बाद में उसे दिल्ली में ही दफनाया गया। उसकी बेगम हाजी बेगम ने उसका शानदार मकबरा बनवाया, जो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिल्कुल, मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। चलिए, अब परीक्षा के नजरिए से कुछ खास बातें फिर से दोहरा लेते हैं। एमसीक्यूज के लिए क्या क्या याद रखना जरूरी है? हाँ, एमसीक्यूज के लिए फटाफट पॉइंट्स। जन्म 1508 काबुल, मृत्यु 1556 दिल्ली, निर्वासन 15 साल 1540 से 1555, अकबर का जन्म 1542 अमरकोट, मौत का कारण पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरना, दीन पनाह दिल्ली, मकबरे का आर्किटेक्ट मिरक मिर्जा घ्यास, उपनाम बदकिस्मत बादशाह, लड़ाइयाँ, मुख्य लड़ाइयाँ चौसा 1539 और कन्नौज बिलग्राम 1540, दोनों में शेर शाह से हारा। सरहिंद 1555, सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली वापस जीता। और अहम लोग? शेर शाह सूरी मुख्य विरोधी, बैरम खान वफादार सेनापति, भाई कामरान अस्करी हिंदाल और फारस का शाह तहमास्प। ठीक है। और मेंस के लिए विश्लेषणात्मक तौर पर क्या जरूरी है? मेंस में अक्सर क्यों पूछा जाता है? हुमायूं की असफलता के कारण, उसकी प्रशासनिक कमजोरियां, भाइयों से रिश्ते का असर, निर्वासन का प्रभाव। हाँ, निर्वासन का फारसी प्रभाव, शिया संपर्क, उसकी धार्मिक नीति का मूल्यांकन, उदारता बनाम क्रूरता, तुलना भी। हाँ, शेरशाह से तुलना या बाबर और अकबर से। और जवाब में हुमायूंनामा, तज़किरातुल वाक़ियात जैसे स्रोतों का जिक्र करें तो अच्छा रहता है। तो अगर बिल्कुल संक्षेप में एक टीचर की तरह बताना हो छात्रों को, तो क्या कहेंगे? पहला, हुमायूं बाबर का बेटा, दूसरा मुगल बादशाह। दूसरा, राज 2 हिस्सों में, बीच में 15 साल का निर्वासन। तीसरा, शेरशाह से चौसा और कन्नौज में हारा। चौथा, बेटा अकबर निर्वासन में अमरकोट में पैदा हुआ 1542। पांचवां, फारसी मदद से 1555 में वापसी। छठा, प्रशासन कमजोर, फैसले लेने में दिक्कतें। सातवां, धार्मिक नीति मिली जुली, कुछ उदारता कुछ क्रूरता। आठवां, मौत 1556 में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर। तो ये थी हुमायूं की कहानी, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी। अगर कोई पूरे भारतीय इतिहास को इसी तरह साफ और सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां आपको भारतीय इतिहास का व्यवस्थित कवरेज मिलेगा। हाँ, उम्मीद है ये चर्चा तैयारी में मदद करेगी और हुमायूं के दौर को समझने में भी।
अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। हाँ, अगले सत्र में एक नए विषय के साथ। और जाते जाते एक सवाल, हुमायूं की ज्योतिष और रहस्यवाद में जो गहरी रुचि थी, क्या वो सिर्फ उसका शौक था या उसकी जिंदगी की अनिश्चितताओं से निपटने का एक तरीका? इस पर सोचिएगा जरूर।